हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट करने वाले हैं आपके लिए करंट अफेयर 2016 अक्टूबर फर्स्ट वीक का हिंदी के अंदर। अगले वीडियो में अपन इंग्लिश में इसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अभी हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं हिंदी के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर का जो पहला वीक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कई पेपर के लिए, क्योंकि इसके अंदर कई सारे इवेंट्स हुए हैं जो कि पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें आने की पॉसिबिलिटी क्वेश्चन इसमें से काफ़ी बनती है। ओके, तो अगर फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, जीके टेस्ट, दोनों ही फॉर्मेट के अंदर, हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर। और आप इसे गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन आपके सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी या यूपीएससी के लिए ही आपके बेनिफिशियल है, आपको रेलवे, डिफेंस, जेईई, गेट, मैट, कैट सभी पेपर के लिए आपको हेल्प करेगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब करें, उससे हम आपको पेपर के अंदर आपको और हेल्प कर पाएंगे, आपको और वीडियो और कंटेंट दे पाएंगे, जिससे आपको पेपर क्लियर करने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, ये पेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको डेली करंट अफेयर मैगजीन हार्ड कॉपी फॉर्मेट में चाहिए एट योर डोर स्टेप, अगर आपको घर बैठे चाहिए तो आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। एक करंट अफेयर मैगजीन अगर आप ऑर्डर करेंगे किसी भी मंथ की तो आपको मिलेगी 30 रुपीज़ में, और 6 मंथ या फिर उससे ज़्यादा की अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और आपको मिल सकती है सिर्फ 162 रुपीज़ में। और यहाँ पे कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है और हार्ड कॉपी फॉर्मेट में आप इसको ले सकते हैं, जो कि आपके हेल्प करेगी पेपर के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल सेक्शन, उसके बाद चलेंगे नेशनल की तरफ, फिर ट्रेड एंड बैंकिंग, अवार्ड्स, ऑनर्स, ये सारे ही सेक्शन अपन, स्पोर्ट्स, ये सभी अपन कवर अप करेंगे। ओके, सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले देखते हैं दुनिया में क्या इंपॉर्टेंट हुआ आपके पेपर के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर। देखिए, सार्क समिट विच वॉज पोस्टपोन रिसेंटली वॉज हेल्ड टू बी इन विच सिटी। अभी रिसेंटली सार्क समिट होने वाला था, हुआ नहीं था और उसको पोस्टपोन कर दिया गया। ओके, तो वो कौन सी सिटी में प्रपोज था, कौन सी सिटी में होने वाला था। ओके, देखिए फ्रेंड्स, सार्क जो एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आने वाले किसी भी पेपर के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी बार न्यूज़ में आया है, सार्क का लेके काफ़ी बातें हुई है। ओके, ये 8 कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर म्यांमार इंक्लूड नहीं है। भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल है। ओके, उसके बाद आपके वेस्टर्न साइड से पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, और जो साउथ साइड से कौन से हैं, अपने श्रीलंका और मालदीव्स, लेकिन इसके अंदर म्यांमार इंक्लूड नहीं है। तो ये बाकी 8 देशों की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अफगानिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को 2007 में ही ज्वाइन किया है। ओके, और ये जो आइडिया जो था सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, ओके, ये ज़िया रहमान का था, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश थे 1980 के अंदर। ये उनका आइडिया था इसको बनाने का। और पहली जो समिट हुआ था सार्क का, ये 19 समिट है जो कि पोस्टपोन हुआ है। पहला जो समिट हुआ था वो ढाका के अंदर हुआ था, बांग्लादेश के अंदर ही। ओके, और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है उन्हीं का ये आइडिया था, और उसका जो सेक्रेटरीट है सार्क का वो है काठमांडू के अंदर, नेपाल के अंदर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो देखेंगे न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान पोस्टपोन सार्क समिट, पाकिस्तान हैज़ ऑफिशियली पोस्टपोन द 19 सार्क समिट हेल्ड टू बी नवंबर इन इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद में होने वाला था ये। तो आपका आंसर हुआ इस्लामाबाद, ए। Pakistan decision to postpone the SAARC meet has come in a wake of 5 South Asian countries, including India, expressing their inability to participate in the summit. तो काफ़ी देशों ने इसको नकार दिया, इसको जाने से, यहाँ पे मीटिंग को मना कर दिया था। 5 देशों ने, जिसके अंदर इंडिया भी एक है, श्रीलंका, साथ में भूटान, बांग्लादेश, ओके, अफगानिस्तान, इन सभी देशों ने मना कर दिया था मीटिंग को अटेंड करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करते हुए। और उसके बाद में इस मीटिंग को, समिट को कैंसिल कर दिया गया। यूएस एंड वियतनाम नेवीज बिगन 7th एनुअल NEA इन डानैंग। तो यूएस और वियतनाम दोनों ने क्या किया, अपनी नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं दोनों, कहाँ के ऊपर, डानांग के अंदर। ओके, और यहाँ नॉन कॉम्बैटेड इवेंट्स एंड कोड फॉर अनप्लान्ड एनकाउंटर्स एट सी एंड सर्च एंड रेस्क्यू सिनेरियोज। इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। तो ये न्यूज़ आपके वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर्स आर लिविंग इन विच कंट्री अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। सबसे ज़्यादा गरीब लोग कौन से देश में रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखेंगे न्यूज़। इंडिया होम टू हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर्स, नाइजीरिया सेकंड, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पुअर लोग रहते हैं दुनिया में, और नाइजीरिया में सेकेंड नंबर पर है। ओके, और ये एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 22.4 करोड़ लोग
पॉवर्टी के अंदर है, जिनके पुअर जिनको कैटेगरी में रखा गया है। ओके, और जिसके 2 टाइम्स द नाइजीरियन नंबर ऑफ पीपल विच इज़ 8.6, और ये 2.5 गुना ज़्यादा हैं जो कि नाइजीरिया में पुअर लोग हैं। ओके, तो इंडिया इस पे नंबर 1 पे है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आपका आंसर हुआ इंडिया। इंडिया फर्स्ट, नाइजीरिया सेकंड नंबर पे। थर्ड देखिए, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियन रिपब्लिक डे 2017। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपब्लिक डे 2017 में अपने चीफ गेस्ट कौन है? ओके, अब देखेंगे न्यूज़। अबू धाबी क्राउन प्रिंस टू बी द 2017 रिपब्लिक डे चीफ। तो अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है वो अपने रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन। ओके, और इससे पहले कौन थे? 2016 के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट थे फ्रांसिस होलैंड। तो आपका आंसर हुआ इस वक्त का 2017 के हुआ है मोहम्मद बिन जायद। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कौन से दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है? देखेंगे न्यूज़। एवरी ईयर 1 अक्टूबर इज ऑब्जर्व एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। द थीम इज टेक ए स्टैंड अगेंस्ट एजिज्म। ओके, इसकी थीम अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो आपको थीम याद करना जरूरी है। टेक ए स्टैंड अगेंस्ट एजिज्म इसकी थीम है। और अगर आप बाकी पेपर दे रहे हैं तो वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी थीम याद करना। बस आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब आता है? 1 अक्टूबर को आता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखेंगे इसके रिलेटेड न्यूज़। द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जयंती के दिन इसको ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनली, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे चलते थे, तो उनके बर्थ डेट को ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस माना गया। ओके, द डे दैट फॉल्स ऑन 2 अक्टूबर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड unanimously by the General Assembly of the United Nations 2007 in the memory of Mahatma Gandhi. The day has been celebrated against टेररिज्म एंड वायलेंस सिंस 2008। तो ये 8th इंटरनेशनल डे था और आपका आंसर होता है 2 अक्टूबर। विच कंट्री हैज साइन 3 MOU इन द फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट विद इंडिया रिसेंटली। कौन सा देश है जिसने 3 MOU साइन करे स्किल डेवलपमेंट को लेकर इंडिया के साथ में? अभी देखेंगे न्यूज़। इंडिया सिंगापुर साइन 3 एग्रीमेंट। तो इंडिया और सिंगापुर ने 3 एग्रीमेंट साइन किए हैं रिसेंटली स्किल डेवलपमेंट को लेकर। ओके, तो ये जो बाकी न्यूज़ है फ्रेंड्स, ये अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा कि कौन कौन से साइन हुआ, क्या क्या हुआ, टेक्निकल एंड पॉलिसी ओकेजन एजुकेशन के ऊपर हुआ, स्किल डेवलपमेंट पे हुआ। ओके, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर ओके जो MOU साइन हुए हैं इंडिया के, वो सिंगापुर के साथ में हुए हैं। तो आपका आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट देखिए, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स एंड प्लेट्स। तो दुनिया में पहला ऐसा कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने बैन कर दिया है डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप और प्लेट दोनों को? तो देखेंगे न्यूज़। फ्रांस बिकेम फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक कप एंड प्लेट्स एज पर द फ्रेंच एसोसिएशन ऑफ द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। 150 सिंगल यूज कप आर थ्रोन अवे एवरी सेकंड इन फ्रांस विच काउंट टू 4.73 बिलियन पर ईयर। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कप है और जो प्लास्टिक के वो उनको फेंके जाते थे और जिससे काफ़ी नुकसान होता है इन्वायरमेंट को। तो इन्होंने इसको टोटली बैन कर दिया है। तो आप फ्रांस ऐसा कंट्री है पहला कंट्री जिसने इसको टोटली बैन किया है। तो आपका आंसर है फ्रांस। वर्ल्ड टीचर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? देखेंगे न्यूज़। वर्ल्ड टीचर डे इज बीन ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 5 अक्टूबर। द थीम फॉर द वर्ल्ड टीचर डे 2016 इज वैल्यूइंग टीचर्स इंप्रूविंग देयर स्टेटस। ओके, वैल्यूइंग टीचर्स इंप्रूविंग देयर स्टेटस ये इसकी थीम है और आपका आंसर है 5 अक्टूबर, यानी कि सी आपका आंसर है। 5 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब देखेंगे नेशनल न्यूज़। ये जो था अभी तक का जो न्यूज़ थी ये थी अब इंटरनेशनल न्यूज़ थी फ्रेंड्स, जो कि इंपॉर्टेंट थी आपके पेपर में, जिसमें से कुछ आ सकता है पेपर में। अब देखेंगे नेशनली इंडिया के अंदर क्या हुआ। ओके, जिसमें से पहली न्यूज़ है विच इज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन टू अचीव कार्बन न्यूट्रल स्टेटस। कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जिसने कार्बन न्यूट्रल स्टेटस का स्टेटस ले लिया है, जिसको मिला है? तो देखेंगे न्यूज़। IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अचीव कार्बन न्यूट्रल स्टेटस। ओके, बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन टू अचीव कार्बन न्यूट्रल status. The announcement on the carbon neutral status was made by the Airport Council International. ओके, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको पहला साउथ एशिया पैसिफिक रीजन का पहला कार्बन न्यूट्रल स्टेटस अवार्ड दिया गया है। तो आपका आंसर है IGI। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंट गौरीचैन। माउंट गौरीचैन न्यूज़ में क्यों आए हैं फ्रेंड्स, इसकी हाइट क्यों पूछी गई है, इसका एक रीज़न है। ओके, तो देखेंगे न्यूज़। अरुणाचल CM फ्लैग ऑफ ऑल वुमेन माउंट गौरीचैन एक्सपेडिशन। ओके, अरुणाचल के CM कौन है? प्रेमा खांडू है। तो उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है ऑल वुमेन, सारी की सारी वुमेन है जो कि एक्सपेडिशन पे जा रही है। कहाँ पे? माउंट गौरीचैन में, जो कि अरुणाचल प्रदेश का सेकंड सबसे ऊंचा पीक है और
इसको माना जाता है टेक्निकल पीक माना जाता है, और ओनली सीजनल जो क्लाइंबर्स है वही इस टॉप के ऊपर जाते हैं, जिसकी हाइट है 6488 मीटर। तो आपका आंसर हुआ सी, 6488 मीटर। तो अरुणाचल प्रदेश है जिसने ऑल वुमेन एक्सपेडिशन भेजा है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन कैरोसिन। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैरोसिन के अंदर भेजने वाला पहला स्टेट कौन सा है? न्यूज़ देखेंगे, झारखंड बिकेम फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन कैरोसिन। ओके, दिस इनिशिएटिव इज एम्ड एट रेशनलाइजिंग सब्सिडी एंड प्लजिंग द लीकेजेस। ओके, तो 1 अक्टूबर, तो और इसका आंसर हुआ आपका झारखंड। तो झारखंड पहला स्टेट है जिसने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करें अकाउंट में कैरोसिन के। दिल्ली पुलिस लॉन्चेस मोबाइल ऐप फॉर सीनियर सिटीजन। दिल्ली पुलिस लॉन्च किया, दिल्ली पुलिस सीनियर सिटीजन के लिए इमरजेंसी के केस के अंदर, या उनको कभी डिस्ट्रेस हो या मेडिकल इमरजेंसी हो, उसके अंदर उनके लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिससे वो दिल्ली पुलिस को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, और ये देखिए फोटो के अंदर यहाँ आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये दिल्ली के, जिनका नाम है नजीब जंग। ओके, आपको ये नाम भी ध्यान रखना, नजीब जंग है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट डिजिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट इंडिया का कौन सा डिक्लेयर किया गया है? न्यूज़ देखेंगे, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस डिक्लेयर नागपुर फर्स्ट डिजिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो नागपुर को इन्होंने पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बताया गया है और माना गया है। ओके, यहाँ पे जो 29,000 ग्राम पंचायत है वो सभी डिजिटली कनेक्टेड है और 2018 तक सारी कनेक्ट हो जाएगी, इसीलिए इसको पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट कहा गया है। तो आपका आंसर है नागपुर, बी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग है साइन रिजाइन फ्रॉम द सीईओ पोस्ट ऑफ प्रसार भारती। कौन से ऐसे पर्सन है जिन्होंने सीईओ की पोस्ट से प्रसार भारती से रिजाइन किया है फिलहाल अभी रिसेंटली? अब देखेंगे न्यूज़, प्रसार भारती सीईओ जवाहर सिरकर रिजाइन। तो जवाहर सिरकर है जिन्होंने रिजाइन किया है। ओके, और ये सेक्रेटरी भी थे, सर्व्ड एज सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर 3 years फ्रॉम 2008 to 2012 आफ्टर ही हैज़ पोस्टेड एट प्रसार भारती। तो प्रसार भारती से में पोस्ट करने से पहले ये 3 साल तक सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। ओके, तो आपका आंसर हुआ जवाहर सिरकर। कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT 18 वॉज लॉन्च फ्रॉम विच प्लेस। कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है अपनी GSAT 18 उसको अपन ने कौन से प्लेस से अभी लॉन्च किया है? देखेंगे न्यूज़, GSAT 18 लॉन्च सक्सेसफुली ऑन बोर्ड एरिन 5 फ्रॉम कुरियो। ठीक है, हैवी ड्यूटी एरिना स्पेस है फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट ऑफ कुरोयू, और ये कुरोयू कहाँ पर है? फ्रेंच गुयाना में है। तो अपन ने फ्रेंच गुयाना से GSAT 18 भेजा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ओके, फ्रेंच गुयाना के बारे में आपको बता देता हूँ। ओके, ये एक फ्रांस की ही एक वो है, उसकी ही डोमिनेट करी हुई प्लेस है जहाँ पे इन्होंने यहाँ से स्पेस के प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं। इसके वेस्टर्न साइड में फ्रेंच गुयाना के आपके ब्राज़ील है। ओके, और आपके इसके माफ़ कीजिएगा वेस्टर्न नहीं ईस्टर्न साइड पे ब्राज़ील है, और जो उसका वेस्टर्न साइड है वहाँ पे सूरीनाम नाम से एक देश है वो इसके है, और ये दोनों है साउथ अमेरिका में। फ्रांस का डोमिनेटेड एरिया है ये फ्रेंच गुयाना। ओके, जिसकी कैपिटल मानी जाती है कैनी इसकी कैपिटल मानी जाती है फ्रेंच गुयाना की, और ये फ्रांस का यहाँ पे होल्ड है। तो GSAT 18 जो अपनी इसरो ने भेजी है, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है फॉर द कंट्री बाय स्ट्रेंथिंग इसरोज करंट फ्लीट ऑफ 14 ऑपरेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए अपन ने भेजी अपनी करंट 14 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को। ओके, तो आपका आंसर है फ्रेंच गुयाना, डी। नितिन गडकरी लॉन्चेस इंडिया ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम। तो नितिन गडकरी ने, जो कि इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ओके, उन्होंने लॉन्च किया है इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको अप्लाई किया गया है कि सारे के सारे कंट्री के अंदर ब्रिज बनाए जाएँ और सब चीज़ों को कनेक्ट किया जाए। उनका टाइम रिड्यूशन जो एक से दूसरी जगह की जो टाइम है उसको रिड्यूस किया जाए। ओके, और रिपेयर किया जाए सारे के सारे जितने भी ब्रिजेस हैं जो कि बन चुके हैं। तो IBMS इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड ओन बाय सिंगल ओनर विथ डेटाबेस दैट वुड एक्सीड 1,50,000 ब्रिज स्ट्रक्चर। तो 1.5 लाख ब्रिज स्ट्रक्चर हैं जो कि इसके ऊपर काम किया जाएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स ट्रेड ऑन बैंकिंग से। इन विच सिटी गूगल विल सेटअप इज फर्स्ट इंडिया डाटा सेंटर। पहला गूगल इंडिया के अंदर पहला डाटा सेंटर कहाँ पे ओपन करने वाला है? गूगल टू सेटअप डाटा सेंटर इन इंडिया बाय 2017 तक ये कर लेगा, और इसको मुंबई में किया जाएगा। ओके, होपिंग टू टेक एन ऑन ग्लोबल इंक्यूबेंट सच एज माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजन विच विल हैव अ प्रेजेंस इन द कंट्री एंड अलाउ लोकल कस्टमर्स टू होस्ट देयर एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट। ओके,
तो आपका आंसर है मुंबई। विच बैंक हैज अक्वायर्ड BSS माइक्रोफाइनेंस, कौन से बैंक ने BSS माइक्रोफाइनेंस को अक्वायर किया है? देखेंगे न्यूज़, कोटक महिंद्रा बैंक अक्वायर्ड BSS माइक्रोफाइनेंस। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक द कंट्री फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर हैज अक्वायर्ड BSS इन द ऑल कैश डील फॉर 139.2 करोड़। द बैंक सेड विद दिस इट विज एंटर द माइक्रोफाइनेंस स्पेस दैट हैज बीन ग्रोइंग एट द रैपिड पेस। ओके, तो कोटक महिंद्रा आपका आंसर है, जो कि इंडिया का फोर्थ सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैज़ बिन इंक्रीज टू। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, वो इन्वेस्टमेंट अगर होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, वो इंक्रीज़ किया गया है अभी, और कितना इंक्रीज़ किया गया है ये आपका क्वेश्चन है। देखेंगे न्यूज़, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रेज द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फ्रॉम 5% to 10%। ओके, और ये अनाउंसिंग दिस श्री बंदूरी Dattatreya, the Minister of State for Labor and Employment, said that the decision has been taken considering the good return in ETF इन्वेस्टमेंट। तो ETF इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न मिलता है, उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट जो PF है, EPF है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, उसका इन्वेस्टमेंट की रेट बढ़ाई गई है। तो इसका आंसर हो गया है 10। विच इंडियन बैंक हैज रिसेंटली ओपन इट्स ब्रांच इन म्यांमार, म्यांमार में कौन से बैंक ने अपनी ब्रांच ओपन करी है? देखेंगे न्यूज़, SBI ओपन ओके, SBI द कंट्री लार्जेस्ट लेंडर एक्सपेंडेड इज ओवरसीज फुटप्रिंट बाय एंटरिंग म्यांमार। तो SBI ने अपने बाहर के देशों में भी अपना फुटप्रिंट चालू किया है और म्यांमार में अपनी ब्रांच खोली है। ओके, 53 ईयर बाद में द फॉर्मर कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री, तो कौन सी जगह पे? यांगोंग में। यांगोंग क्या है? सब इसकी कैपिटल है म्यांमार की, और लार्जेस्ट सिटी भी है म्यांमार की। और इसी के साथ में SBI इज एक्सटेंडेड ग्लोबल प्रेजेंस टू द 37 कंट्रीज थ्रू 198 ऑफिसेज। तो इसी के साथ SBI पहुंच गया दुनिया की 37 कंट्रीज के अंदर थ्रू 198 ऑफिसेज। ओके, तो आपका आंसर है SBI C। व्हाट इज द करंट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली अभी काफ़ी चीज़ों में चेंजेस हुए हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के अंदर। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितनी है अभी फिलहाल, ये आपका क्वेश्चन है। देखेंगे आपकी अभी तक की न्यूज़, RBI अनाउंसेस 4 बाय मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट। ओके, तो RBI ने अपनी अनाउंस करी है 4th बाय मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट, जिसके अंदर उन्होंने शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट जो रेपो रेट है उसको घटा के 6.25 कर दिया है 6.5 से। ओके, और CRR जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको 4% पे ही रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये याद करना ज़रूरी है, अगर आप आने वाले 1 या 2 महीने में कोई पेपर दे रहे हैं तो ये याद करना आपको ज़रूरी है। ओके, रेपो रेट कितनी है मैंने अभी आपको बताया 6.25। ओके, रिवर्स रेपो रेट है 5.75। इस रेट से तो बैंक पैसे देता है, इस रेट से पैसा वापस लेता है 5.75। ओके, कैश रिजर्व रेशियो 4%, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75%, बैंक रेट 7%, और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 20.75, और इन्फ्लेशन 6%। तो ये सारी रेट आपको ध्यान रखनी है और याद भी करनी है, जिसके अंदर कैश रिजर्व रेशियो, रेपो और रिवर्स रेपो, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, और बैंक रेट भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। According to the IMF, what is India's expected economic growth for 2016-17 and 17-18? According to the International Monetary Fund, ओके, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन के अंदर है, वॉशिंगटन DC के अंदर है, तो इसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की वो कितनी % होगी 17 के अंदर, और 2016-17 में और 17-18 में? तो देखेंगे न्यूज़, IMF रिवाइजेज इंडियाज ग्रोथ टू 7.6% फॉर 17 एंड 18। तो 17 और 18, 2017 एंड 2018 के लिए 7.6 ग्रोथ रेट उन्होंने एक्सपेक्टेड करी है। तो आपका आंसर है C। और जो ग्लोबल इकनॉमी है वो इंक्रीज करेगी 3.1% से फॉर 2016 एंड 3.4% फॉर 2017। रिसेंटली ऑयल इंडिया लिमिटेड साइंड ए MOU विथ विच यूनिवर्सिटी। रिसेंटली ऑयल इंडिया ने रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी के साथ में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ में MOU साइन किया है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? देखिए न्यूज़, ऑल इंडिया लिमिटेड साइन MOU विद द यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन के साथ में अपन ने MOU साइन किया है, तो आपका आंसर है C। ओके, और इसके किस लिए किया गया है? ताकि और अपन बिजनेस है उसको आगे बढ़ा सकें, ऑयल इंडिया अपने और काम कर सकें। ठीक है, ऑल इंडिया लिमिटेड एंड अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस PSU विथ इंटेंट ऑफ ऑग्यूमेटिंग इट रिजर्व बेस एंड मैक्सिमाइजिंग रिकवरी फ्रॉम इट्स एजिंग आउट
Fields has entered into a MOU with the University of Houston, one of the leading universities on oil and gas of the world. तो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन को दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटी माना जाता है ऑयल और गैस के अंदर. ओके, तो उसके जो टेक्नोलॉजी है, जो डेवलपमेंट है, वो ये सब अप्लाई कर सके ऑल इंडिया में. ओके, इसीलिए इसको MOU साइन किया गया है. अब देखेंगे अपॉइंटमेंट्स के अंदर पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको कहा जाता है PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. तो देखते हैं इसके रिलेटेड न्यूज़. रियाद मैथ्यू इज़ न्यू PTI चेयरपर्सन. तो रियाद मैथ्यू जिनको नया जो PTI चेयरपर्सन है वो बनाया गया है. ओके, और जो वाइस चेयरपर्सन है वो बनाया गया है विवेक गोयनका को. तो ये भी आपके लिए ध्यान रखना है कि PTI के जो नए चेयरपर्सन है वो रियाद मैथ्यू को बनाया गया है. तो आपका आंसर है डी. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी. नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी जो कि काफ़ी अक्लेम्ड है और अक्लेम्ड लाइब्रेरी है, यहाँ के डायरेक्टर किनको बनाया गया है. देखते हैं न्यूज़. शक्ति सिन्हा टू हेड नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी. रिटायर्ड IAS ऑफिसर शक्ति सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ द NMML. He appointed was approved by the appointment committee of the cabinet ACC. ओके, और सिन्हा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी वर्क किया है उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे. ओके, तो ये बहुत ही पुराने पर्सन हैं और रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं. तो आपका आंसर है शक्ति सिन्हा, डी. अरुंधति भट्टाचार्य गेट्स ईयर लॉन्ग एक्सटेंशन एज SBI चीफ. तो अरुंधति भट्टाचार्य जो कि दुनिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन में भी आती है लिस्ट के अंदर. ओके, तो उनको SBI चीफ एज ए 1 ईयर उनका एक्सटेंशन कर दिया गया है. ओके, कि अर्लियर दिस ईयर द कैबिनेट गिव इट्स नोट फॉर मर्जर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद इट्स एसोसिएट लैंडर्स एंड भारतीय महिला बैंक दैट वुड मेक द स्टेट ओन्ड लैंडर ए ग्लोबल साइज बैंक. तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके एसोसिएट के साथ में उनका मर्जर हो गया है, साथ में BMB का भी हो गया, भारतीय महिला बैंक का भी हो गया, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर. ओके, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी. इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट किनको इलेक्ट किया गया है. देखेंगे न्यूज़. सोमेश शर्मा इज INS प्रेसिडेंट. तो सोमेश शर्मा जो है राष्ट्रदूत साप्ताहिक के was elected as a president of the Indian Newspaper Society on Friday for 2016-17. ओके, तो आपका आंसर है सोमेश शर्मा, A. Who has been appointed as a chairperson and the MD of Power Finance Corporation. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन और MD किनको अपॉइंट किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स. देखते हैं न्यूज़. राजीव शर्मा टेक्स ओवर एज ए पावर फाइनेंस CMD. ओके, तो राजीव शर्मा को बनाया गया है CMD किसके, पावर फाइनेंस के. शर्मा सक्सीड MK गोयल हु रिटायर्ड ऑन September 30 ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपर न्यूशन. ओके, तो किनको बनाया गया है, राजीव शर्मा को बनाया गया. तो आपका आंसर है B. विच कंट्री हैज इलेक्टेड क्रिस्ती कलजुलेद एज ए फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट. ओके, क्रिस्ती को कौन से देश ने अपना पहला फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है. तो देखेंगे न्यूज़. क्रिस्ती कलजुलेद इलेक्टेड एज ए फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इस्टोनिया. इस्टोनिया एक यूरोपियन कंट्री है, उसके अंदर जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनाई गई है उनका नाम है क्रिस्ती कलजुलियाद. ओके, तो ये किसकी है, इस्टोनिया की. तो आपका आंसर है सी आपका आंसर है. ओके, और ये पहली यहाँ की फीमेल प्रेसिडेंट है और इनको जो वोट मिले हैं वो 81-0 से मिले हैं, यानी 81 लोगों ने इनको सपोर्ट किया है, 0 लोग हैं जिन्होंने इनको अपोज किया है और 20 लोग वहाँ पे एब्सेंट थे. इस्टोनिया की जो कैपिटल है वो है टैलिन और यहाँ की करेंसी है वो है यूरो. ओके, तो इस्टोनिया की कैपिटल आपको ध्यान रखनी है टैलिन है. अभी यहाँ पे पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनाई गई है, तो हो सकता है उससे रिलेटेड ये कैपिटल पूछ ली जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ द 21 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली. किनको अभी फुल टाइम मेंबर बनाया गया है 21वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के. देखेंगे न्यूज़. एस शिवा कुमार अपॉइंटेड एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ 21th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, एस शिवा कुमार को बनाया गया है 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. और जो फॉर्मर जज हैं जज बलबीर सिंह चौहान वो इस कमीशन के चेयरपर्सन हैं. ओके, और ये 1955 में पहली बार कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. सिंस देन वेरियस कमीशंस वर रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 ईयर. तो हर 3 साल में इसको बनाया जाता है, रिकमीशन किया जाता है. ओके, अभी चल रहा है 21st कमीशन और आपका आंसर है ए शिवा कुमार.
और अभी इसके जो चेयरपर्सन हैं वो है बलबीर सिंह चौहान। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन प्लेस ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू। अभी रिसेंटली राज्यसभा की जो नवजोत सिंह सिद्धू ने जो सीट छोड़ी है उनकी जगह किनको नॉमिनेट किया गया है। देखेंगे न्यूज़, रूपा गांगुली नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा। तो रूपा गांगुली है जिनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के किसकी पोस्ट के बजाय, जब जो वैकेंसी जो खाली हो गई थी नवजोत सिंह सिद्धू उनकी पोस्ट पे। ओके, रूपा गांगुली पहले बीजेपी में पहले एक्ट्रेस भी थी और अभी बीजेपी लीडर है। वो हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू फिल द पोस्ट इन राज्यसभा वैकेंट बाय क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू हु रिजाइंड अर्लियर दिस ईयर। तो आपका आंसर है रूपा गांगुली। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरिता केरलाम प्रोजेक्ट। हरिता केरलाम प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है। देखेंगे न्यूज़, येसुदास टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द हरिदास प्रोजेक्ट। CPI led LDF government has roped in an eminent Carnatic vocalist and playback singer KJ Yesudas as a brand ambassador of its ambitious Haritha Keralam Green Kerala project। ओके, ग्रीन केरला प्रोजेक्ट जो है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बनाए गए हैं, येसुदास बनाए गए हैं जो कि एमिनेंट कार्नाटिक वोकलिस्ट हैं और प्लेबैक सिंगर हैं। ओके, और ये किस लिए बनाया गया है, तो केरला को गार्बेज फ्री और क्लीन स्टेट बनाने के लिए। तो आपका आंसर है येसुदास। Who has been appointed as a new chairperson of the Central Board of Direct Taxes। CBDT के चेयरपर्सन अभी नए किनको बनाया गया है। देखेंगे न्यूज़, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर IRS ऑफिसर सुशील चंद्रा एज ए नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सुशील चंद्रा को चेयरपर्सन बनाया गया है। ओके, और अभी जो फिलहाल जो CBDT के चेयरपर्सन है उनकी पोस्ट लेंगे वो फिलहाल है रानी सिंह नायर है। ओके, जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो जाएगी। तो आपका आंसर है सुशील चंद्रा B। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए ऑनररी काउंसिल ऑफ जर्मनी इन हैदराबाद। ओके, किनको अपॉइंट किया गया है ऑनररी काउंसिल ऑफ जर्मनी इन हैदराबाद के अंदर। देखेंगे न्यूज़, जर्मनी हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर नेस्कॉम चेयरपर्सन BVR मोहन रेड्डी एज ए ऑनररी काउंसिल ऑफ दैट कंट्री इन हैदराबाद। मोहन रेड्डी विल बी द काउंसिल फॉर जर्मनी इन तेलंगाना एंड हैदराबाद। ओके, तो आपका आंसर है मोहन रेड्डी। एंटोनियो गुटेरेस हु हैज़ बीन द नेक्स्ट UN सेक्रेटरी जनरल इज फ्रॉम विच कंट्री। अभी फिलहाल जो पहले बैंकिंग मून जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल थे उनकी बजाय जो नेक्स्ट आने वाले हैं, ओके, आने वाले जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। अब ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं ये आपका क्वेश्चन है। देखेंगे न्यूज़, फॉर्मर पोर्चुगीज प्राइम मिनिस्टर, ये कौन थे, फॉर्मर पोर्चुगीज प्राइम मिनिस्टर थे एंटोनियो गुटेरेस इज poised to be the next UN Secretary General. It will replace Ban Ki-moon in ending in early 2017। तो आपका आंसर है पोर्चुगल के हैं ये। अब देखेंगे अवार्ड्स, विच हैज़ बीन ऑनर्ड एज ए क्लीनेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सबसे क्लीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी सिटी है। देखेंगे न्यूज़, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हैज़ कन्फर्ड गैंगटॉक कैपिटल ऑफ सिक्किम द क्लीनेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। चंडीगढ़ एंड द मसूरी वर अवार्डेड एज ए क्लीन सिटी इन मिलेनियर प्लस पॉपुलेशन कैटेगरीज। ओके, तो आपका आंसर है गैंगटॉक जो कि सिक्किम की कैपिटल है। विच हैज़ बीन ऑनर्ड एज ए क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस। क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस के तौर पे कौन सी जगह को जाना गया है, किसको ये अवार्ड दिया गया है। देखेंगे न्यूज़, गुजरात 900 ईयर ओल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव बैग ऑन अवार्ड फॉर द क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस। ओके, ये क्वीन स्टेपवेल है जो बनाई गई थी 1063 के अंदर बाय द क्वीन उदयमती एंड इट लोकेटेड इन द नॉर्थ गुजरात डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटन। और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसको 2014 में इंक्लूड किया गया था। तो आपका आंसर है रानी की वाव। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, विच फिल्म हैज़ वॉन फर्स्ट प्राइज एट द स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। अभी रिसेंटली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसके अंदर कौन सी पिक्चर ने अवार्ड जीता है। देखेंगे न्यूज़, यंग फिल्म मेकर कतिरान शिवपुरी फ्रॉम महाराष्ट्र वॉन द फर्स्ट प्राइज एट द स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल फॉर हिज वर्क मुर्गा। तो मुर्गा नाम की एक मूवी है जिन्होंने शॉर्ट फिल्म है जो कि इन्होंने अवार्ड जीता है। ओके, तो आपका आंसर है B। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन नोबेल प्राइज 2016 इन मेडिसिन। मेडिसिन का 2016 का नोबेल प्राइज किनको गया है। देखेंगे न्यूज़, जापान ओसोमी विन नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। ओके, फॉर हिज वर्क ऑन ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या होता है, ए प्रोसेस बाय वेयर सेल ईट देमसेल्फ। ऑटोफैगी के अंदर जो सेल है वो खुद को ही खा लेते हैं। ओके, वो होती है ऑटोफैगी। तो उस पर इन्होंने काम किया है जापान के ओसोमी ने।
वैन डिस्टर्ब कैन कॉज, और जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, पार्किंसन नाम के और डायबिटीज़ नाम के डिजीज़ कर देते हैं। ऑटोफैगी इज़ ए फंडामेंटल प्रोसेस इन सेल्फ फिलोसफी विच मेजर इम्प्लीमेंटेशन फॉर द implication for the human health and disease. The process is essential for the orderly degradation and the recycling of the damaged cell parts, and its failure is believed to be responsible for aging and cell damage. तो जब इसका फेलियर होता है तभी एजिंग होती है और सेल डैमेज होता है। ओके, तो आपका आंसर है योशिकिरी ओसामी, ये जापान के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विनर ऑफ 2016 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं 2016 के, वो 3 लोगों को दिए गए हैं। ओके, ब्रिटिश है ट्रायो विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। जो ब्रिटिश द स्टडी ऑफ द स्ट्रेंज स्टेट्स ऑफ मैटर अर्न ब्रिटिश साइंटिस्ट डेविड थॉलस, डंकन हैंडेन एंड माइकल कॉस्टरलिच द 2016 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। तो इन तीनों को यह अवार्ड दिया गया है। ओके, तो आपका आंसर कौन सा है यहाँ पे, डी है। इन तीनों को तो ये अवार्ड दिया गया है, इन तीनों को तो ये अवार्ड मिला है। किसका मिला है, फिजिक्स का मिला है। स्ट्रेंज स्टेट्स के पे स्टडी करने के लिए मिला गया है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विनर ऑफ द 2016 नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए किनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है दिए हुए ऑप्शन में से। देखेंगे न्यूज़। ओके, केमिस्ट 10 प्रियार सेवेंज ऑफ फ्रांस, स्कॉटलैंड सर्जे फ्रांसर स्टॉन्डेड and Dutch Bernard L. Fringa won the Nobel Prize in Chemistry for their work on molecular machines. Molecular machines पे इन्होंने वर्क किया है, जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा है, डेविड थोलस है, जिनको अवार्ड नहीं मिला है। इन तीनों को अवार्ड मिला है किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए, फॉर देयर वर्क इन मॉलिकुलर मशीन। आर टाइनी मॉलिक्यूल्स एट 1000 टाइम थाइनर देन ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर। तो आपके जो हेयर है उससे भी 1000 टाइम स्मॉलर होता है ये मॉलिकुलर मशीन्स। ओके, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं टाइनी मॉलिक्यूल्स विथ कंट्रोलेबल मूवमेंट्स विच कैन परफॉर्म अ टास्क व्हेन एनर्जी इज एडेड। जब एनर्जी को ऐड करने की जरूरत होगी तब ये अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। हु हैज़ वॉन 2016 जॉन रिचर्ड्स प्राइज। जॉन रिचर्ड्स प्राइज किनको तो मिला है, देखेंगे न्यूज़। नवजोत लाहरी बैग्स प्राइज फॉर बुक ऑन अशोका। ओके, अशोका यूनिवर्सिटी पे इन्होंने किताब लिखी है। जॉन एफ रिचर्ड ने, प्रोफेसर नवजोत लाहरी ने, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं ये। ओके, एट द अशोका यूनिवर्सिटी एज अवार्ड 2016 जॉन एफ रिचर्ड प्राइज फॉर आर बुक अशोका इन एशियंट इंडिया। ओके, और ये अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन ये अवार्ड देती है टू द बेस्ट बुक इन साउथ एशियन हिस्ट्री। साउथ एशियन हिस्ट्री के तौर पे इनको बेस्ट जो इतिहास लिखते हैं उसके ऊपर दी जाती है। तो आपका आंसर है नवजोत लाहरी, सी। अब देखेंगे स्पोर्ट्स। विच टीम हैज़ वॉन अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2016। अंडर 18 का एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट कौन से देश ने जीता है? तो देखेंगे न्यूज़। इंडिया बीट बांग्लादेश इन द 4th अंडर 18 एशिया कप, ओके, आफ्टर ए पल्सेटिंग समिट क्लैश इन ढाका। सेकेंड टाइम ऐसा हुआ कि इंडिया ने ट्रॉफी जीती है, तो इसका आंसर है इंडिया। हु हैज़ वॉन मलेशियन ग्रैंड प्रिक्स 2016। मलेशियन ग्रैंड प्रिक्स 2016 की किन्होंने जीती है? तो देखेंगे न्यूज़। डैनियल रिकार्डियो हैज़ क्लेम्ड मेडन फ्रेंच फार्मूला 1 मलेशियन ग्रैंड प्रिक्स विन। ओके, तो डैनियल रिकार्डियो ने ये मेडन फार्मूला 1 मलेशियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है, तो आपका आंसर है ए। और यहाँ पे मैक्स और रोजबर्ग सेकंड और थर्ड उन्होंने फिनिश किया था। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द स्पार्टलॉन। स्पार्टलॉन एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है जिसके अंदर काफ़ी लंबी रेस कंप्लीट करनी पड़ती है और उसको दुनिया का टफेस्ट रेस कहा जाता है। ओके, और इसको भारत के पहले आदमी जिन्होंने अभी रिसेंटली पूरी करी है करने वाले कौन है? कैरियन डोर्जा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द स्पार्टलॉन वाइडली डिस्क्राइब्ड द वर्ल्ड टफेस्ट रेस। ये 23 साल के हैं, उन्होंने 246.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 33 घंटे 1 मिनट और 38 सेकंड के अंदर। ओके, और ये एथेंस और स्पार्टा ग्रीस के बीच में ये जो एनुअल रन है जो कि ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो आपका आंसर है कैरन डिजोजा। हु हैज़ वॉन कोरिया गोल्फ ओपन टूर्नामेंट। कोरिया गोल्फ ओपन टूर्नामेंट किन्होंने जीता है? देखेंगे न्यूज़। इंडियन गगनजीत भुल्लर अर्नड ए लॉन्ग ट्रॉफी ड्रॉट विथ 1 स्ट्रोक विक्ट्री एट द शीहैन डोंगजी ओपन इन साउथ कोरिया फॉर ए 6th टाइटल ऑन एशियन टूर। तो गगनजीत भुल्लर को ये अवार्ड मिला है और काफ़ी टाइम बाद उन्होंने ये अवार्ड जीता है। ओके, तो आपका आंसर है गगनजीत भुल्लर, ए। विच सिटी इज़ होस्टिंग ब्रिक अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट। ब्रिक जो कि 5 देशों का समूह है
उसका अंडर 17 टूर्नामेंट कौन सी सिटी होस्ट करवा रही है। देखेंगे न्यूज़। फर्स्ट एडिशन ऑफ द ब्रिक अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट बिगेन इन गोवा। द टूर्नामेंट फीचरिंग ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द 8th ब्रिक समिट दैट विल बी हेल्ड इन गोवा ऑन द 15th ऑफ दिस मंथ। तो जो ब्रिक समिट है वो भी 8th, वो भी कहाँ होने वाला है, गोवा में होने वाला है। उसके ओकेजन में ये भी कराया गया है, तो आपका आंसर है गोवा। अब देखेंगे डेथ। यूसुफ अलारकल पास्ड अवे रिसेंटली, हु ही वॉज। यूसुफ अलारकल कौन थे जो कि रिसेंटली पास हुए। देखेंगे न्यूज़। नोटेड आर्टिस्ट यूसुफ अलारकल पास अवे। नोटेड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट इज पास अवे 4 सितंबर 2016 इन बेंगलुरु, कर्नाटका। ओके, और इनको डिप्लोमा लिया था ना कर्नाटका पेंटिंग काउंसिल से। ओके, तो ये आर्टिस्ट थे और पेंटर रहे हैं। आपका आंसर है बी, जिनकी फ़िलहाल डेथ हुई है फ़िलहाल। ओके, सो फ्रेंड्स, ये सब कंटेंट था जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। होप यू लाइक इट, और आप हमें सब्सक्राइब करेंगे जिससे हम आपको और हेल्प कर पाएंगे आपके पेपर को क्लियर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।